चीज़ों के रिगार्डिंग, तो उसी में यह अगला वीडियो होगा। हम लोग मंथली करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसमें अप्रैल तक का मैंने कंप्लीट कर दिया था। मई का यह पहला पार्ट होगा, जिसमें 1 से लेकर के 13-14 मई तक के आसपास में हम लोग करंट को पूरा कर लेंगे। मई 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मई का पूरा ही कर लेंगे। उसके बाद अपने पास बचेगा जून का 2 वीडियो, और उसके बाद से अक्टूबर एंड सितंबर के करंट बचेंगे, क्योंकि अगस्त तक का मैंने करंट अफेयर करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। करंट अफेयर MCQ 2026 नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के देखेंगे तो मिल जाएगा। सीरियसली फॉलो कीजिएगा सभी पहलुओं को जितने मैंने करवाए हैं। एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जितने भी बच्चे पास हुए उन सब में एक चीज़ तो कॉमन है ही कि सब हमारे करंट अफेयर से ज़रूर ही जुड़े हुए थे। भले वो मेंस का पढ़ाया हो, मैंने PT का पढ़ाया हो, सभी के वीडियोज़ भी आप जा कर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है आज का। सवाल फैक्ट और एनालिसिस दोनों प्रकार के होंगे। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार से भारत विश्व के शीर्ष 5 सैन्य खर्चा करने वाले देशों में शामिल है। सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। कौन सा सही है ये आपको चुनना है, सही उत्तर का चयन करना है। एक, केवल दो, 1-2 और ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सैन्य खर्च, हथियारों का आयात निर्यात, हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण से जुड़े आंकड़े और विश्लेषण समय समय पर प्रस्तुत करती है। इसके अलावा परमाणु हथियारों से जुड़े हुए रिपोर्ट भी यह जारी करती है। भारत का सैन्य खर्च चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौती, 2 मोर्चों के युद्ध की आशंका के कारण से लगातार बढ़ रहा है। और इस बार के बजट के हिसाब से केंद्रीय बजट का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों आपको मिल जाएगा। केंद्रीय बजट मैंने नहीं करवाया था। कुछ स्टूडेंट्स ने जब मुझसे PDF मांगे तब मुझे याद आया कि मैंने केंद्रीय बजट तो अलग से नहीं करवाया है। हमने न्यूज़पेपर में कवर किया उसको, फरवरी का आप MCQ देखेंगे तो उसमें कवर किया है, लेकिन अलग से हमने उसको नहीं किया है, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। तो भारत का जो सैन्य खर्च है करीब में 9 लाख करोड़ के आसपास से पहुँच गया है, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इतने बड़े स्तर पर हम सैन्य खर्च इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दोहरे मोर्चे से चुनौतियाँ मिल रही है। नेक्स्ट सवाल जो है ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो राजस्थान रॉयल्स जो है उसके कैप्टन थे, कैप्टन है रेयान पराग। वो मैच के दौरान वो कैमरे में कैद हो गए थे ई सिगरेट पीते हुए, जबकि भारत में ई सिगरेट जो है यह प्रतिबंधित है, बैन है, कंप्लीटली बैन है, इस पर सज़ा हो सकती है। भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रमुख कानून कौन सा है, इसका चयन करना है इन चारों में से, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2016 है, जिसके जरिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके तहत ई सिगरेट, वेप, ई हुक्का इस प्रकार के उपकरणों पर कंप्लीटली बैन लगाया गया है। इसका उत्पादन, प्रोडक्शन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन, हर चीज़ पर कंप्लीटली बैन लगाया गया है, क्योंकि अगर आप इसका करते हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। यही चीज़ चर्चा में था और हमने इसे कवर भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है मैदानी क्षेत्रों में लू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट वेव। हीट वेव तो कब घोषित किया जाता है उसको ज़रा समझते हैं। यह सवाल PPSC में पूछा जा चुका है। मैदानी क्षेत्रों में लू घोषित करने के लिए सामान्यतः अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सामान्य तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक विचलन होने पर भीषण लू की स्थिति मानी जाती है। क्या हो जाएगा इसमें से सही आंसर, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर जरूर निकालिएगा हर सवाल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। लू की परिभाषा क्षेत्र के अनुसार से बदलती है। जैसे पहाड़ी भाग में लू किसे कहेंगे ये अलग होगा, मैदानी भाग में लू किसे कहा जाएगा ये अलग होगा, और समुद्र के किनारे लू किसे कहा जाएगा ये अलग होता है। मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, तटीय क्षेत्र में 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान होने पर हम लोग उसे लू कह देते हैं। क्यों अलग रखा जाता है, क्योंकि हर जगह का टेरेन और ज्योग्राफी, वहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि जर्मनी में 30 डिग्री, 33 डिग्री, 35 डिग्री सी पर लोग वहाँ पर परेशान हो गए हैं। फ्रांस में हीट वेव के कारण से, जो 35 डिग्री सी के कारण से चल रहा है, 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में
वहाँ का पैरामीटर जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान को लू और 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक विचलन को भीषण लू माना जाता है, एक्सट्रीम, जिसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। भारत में लू से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, इसलिए इसे आपदा प्रबंधन व्यवस्था में अधिक गंभीरता से शामिल करने की मांग बढ़ी है कि क्यों ना हम इस लोग इसको नेशनल डिजास्टर के तौर पर भी कभी कभार घोषित करना चाहिए, जिससे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल प्रसारण एक से अनेक संचार प्रणाली है। सेल ब्रॉडकास्ट इन वन टू मेनी कम्युनिकेशन सिस्टम। सेल ब्रॉडकास्ट आपको याद है क्या है? आपको अगर याद होगा तो आपके फ़ोन पर भी बीप 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 करके बहुत तेज़ आवाज़ आई होगी। कुछ दिन पहले सरकार ने जगह जगह पर टेस्ट किए थे, जिसके माध्यम से निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद सभी चलभाष यंत्रों पर एक साथ चेतावनी भेजी जाती है। सभी मोबाइल फ़ोन को चलभाष यंत्र कहते हैं। दूरभाष यंत्र जो होते हैं उस पर एक साथ चेतावनी भेजी जाती है। भारत में सेल प्रसारण तकनीक को दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सी डॉट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। क्या सी डॉट ने इसको विकसित किया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात दोनों कथन सही दिए हुए हैं। सेल प्रसारण प्रणाली का उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के समय लोगों को तुरंत चेतावनी देना है। यह लघु संदेश सेवा की तरह एक से एक प्रणाली नहीं है, बल्कि 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि 1-to मेनी कम्युनिकेशन। एक ही बार में सरकार दिल्ली एनसीआर के हर फ़ोन को बजा सकती है, भले वो प्रधानमंत्री का फ़ोन हो या राष्ट्रपति का फ़ोन हो, सब बजेंगे। उस क्षेत्र में जितने फ़ोन हैं सब एक साथ बजेंगे। बल्कि एक से अनेक प्रणाली है। किसी चयनित क्षेत्र के दूरसंचार टावर से उस क्षेत्र में मौजूद सभी सक्रिय जो मोबाइल फ़ोन पर एक ही साथ संदेश प्रसारित करना होता है। ये ऐसी स्थिति होती है जब कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आने वाला हो, देश में कोई हमला हो जाए, बम का गिरने का कंडीशन हो या किसी प्रकार के कोई गैस लीक का कंडीशन हो जाए, तो वैसे समय में सरकार जो है ये चेतावनी जारी करती है। सचेत प्रणाली किस प्रोटोकॉल पर आधारित है? सचेत प्रणाली भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल से यह जुड़ा हुआ है। सचेत एकीकृत चेतावनी प्रणाली को सी डॉट द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम है सचेत। ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप अपने एरिया का वेदर देख सकते हैं मैप पर, कि मैप पर अभी क्या कंडीशन है, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, लाइव आप लोग देख सकते हैं। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से संचालित किया जाता है। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशासित सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल पर आधारित है। सचेत प्रणाली के माध्यम से लघु संदेश सेवा, सेल प्रसारण, दूरदर्शन, रेडियो, तटीय सायरन, रेलवे स्टेशन प्रदर्शक, इंटरनेट सूचना जैसे अनेक माध्यमों से चेतावनी प्रचारित की जाती। एक बार में सभी जगहों पर न्यूज़ जो है वो फ्लैश हो सकते हैं, सभी जगहों पर यह प्रणाली आ सकती है। इसका उपयोग भूकंप, सुनामी, अचानक बाढ़, चक्रवात, आकाशीय बिजली, रासायनिक रिसाव जैसी आपदाओं में किया जा सकता है। इसी को लेकर के सरकार ने इसे बनाया है, सचेत प्रणाली को। सेल प्रसारण चेतावनी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना दूरभाष नंबर, स्थान सूचना पहले से सरकार को देना अनिवार्य होता है। आपको मोबाइल नंबर और लोकेशन गवर्नमेंट को देना होता है। यह प्रणाली उस क्षेत्र में मौजूद विदेशी यात्री, घुमंतु भोक्ताओं तक भी चेतावनी पहुंचा सकती है यदि उनका मोबाइल संबंधित टावर से जुड़ा हुआ है। क्या उस एरिया में कोई विदेशी व्यक्ति है, उसके फ़ोन पर भी रिंग बजेगा क्या? ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। कोई मोबाइल नंबर या लोकेशन वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी परमाणु कार्यकारी मिशन का भारत दौरा 17 से 21 मई तक प्रस्तावित था। इस मिशन का उद्देश्य केवल भारत के कृषि क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को बढ़ाना था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ज़रा समझते हैं कि क्या है। क्यों मैंने ये सवाल डाला है? क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम का एक पैटर्न बन गया है कि किसी नागरिक के दौरे से या किसी दुनिया में कोई बड़ी मीटिंग हो रही है या फिर इस तरह का कोई घटनाक्रम हो जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, उसके लिए कोई मीटिंग हुई हो, कुछ दौरा हुआ हो, तो उस दौरे के जगह के बारे में भी बीपीएससी पूछ लेती है। इसलिए मैंने डेट सहित ये दौरा आपको करवाया हुआ है। अमेरिकी परमाणु कार्यकारी मिशन का भारत दौरा 17 से 21 मई तक प्रस्तावित था। नई दिल्ली में इनकी बैठकें विदेश मंत्री, बिजली मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीति आयोग और बाकी सभी के साथ में हुई है। मुंबई में इनकी बैठक रिलायंस, अडानी सभी समूहों के साथ हुई है। इनका उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य का आकलन करना, शांति अधिनियम 2025 के बाद से उभरते अवसरों में अमेरिकी उद्योग की रुचि को सामने रखना। शांति एक्ट हमने बनाया ताकि हम
परमाणु ऊर्जा में हम विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सकें और साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर सकें, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और छोटे स्तर के जो रिएक्टर होते हैं इनका हम प्रोडक्शन कर सकें भारत में, या कोई विदेशी कंपनी बना रही है तो बना करके हमें दे, जिससे हम जगह जगह पर छोटे छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ ही कि दाबित भारी जल रिएक्टर में भारी जल को शीतलक और मंदक के रूप में तथा प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर कहते हैं इसको, PHWR इसको कहा जाता है। हल्का जल रिएक्टर लाइट वाटर रिएक्टर यूज ऑर्डिनरी वाटर एज कूलेंट, साधारण जल को शीतलक और मंदक के रूप में उपयोग करता है तथा सामान्यतः संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। सही उत्तर का चयन करना है। छोटा सा सवाल है, जरा चयन करके बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल क्यों नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में? कोई भी एग्ज़ाम हो, UPPSC हो, UPSC हो, BPSC हो, क्यों नहीं पूछेगा? कोई कारण है? पूरे साल भर परमाणु रिएक्टर्स चर्चा में रहे इस बार, तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता मुख्यतः प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। ये भारी जल और प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं। हेवी वाटर एंड नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करते हैं। भारत ने 220 मेगावाट से 700 मेगावाट क्षमता तक ऐसे रिएक्टर विकसित किए हैं। हल्का जल रिएक्टर इससे अलग तकनीक है। इसमें साधारण जल को शीतलक और न्यूट्रॉन मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। हल्का जल अगर लाइट वेट वाटर रिएक्टर जो होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, तथा संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। विश्व स्तर पर हल्का जल रिएक्टर सबसे अधिक प्रचलित परमाणु रिएक्टर तकनीक है, जबकि हम लोग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें महारत हासिल है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए। क्या है? बड़ा ही सुंदर सा ये सवाल है, लेकिन सवाल क्यों बनाना पड़ा, ये बड़ा ही कष्टदायी था। आपको याद होगा MP के जबलपुर के आसपास नर्मदा नदी में एक नौका पलट गई थी, जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी दौरान हमने इसका अध्ययन किया था, जिसमें फ़ोटो भी बहुत वायरल हुआ था। एक मदर अपने बच्चे से चिपकी हुई है और उसको वो छोड़ नहीं रही है, दोनों की ही मृत्यु हो गई थी उसमें। सरदार सरोवर बांध गुजरात, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, बारगी बांध जबलपुर, उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं इसमें से? इन सब की खासियत क्या है, कुछ पता है आपको? इन सभी बांधों की कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। नर्मदा नदी के बारे में जानकारी होगी कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश का अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि मुहाना बनाती है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खांडवा क्षेत्र में स्थित है। बरगी बांध जबलपुर के पास है। इसका जल भराव क्षेत्र पर्यटन और नौका विहार से जुड़ा हुआ है और यहीं पर यह हादसा भी हुआ था। नर्मदा नदी चर्चा में है, उस पर सारे बांध जो हैं वो भी चर्चा में हैं। ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। हालिया राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की कितनी राज्य विधानसभा में सत्ता में बताए गए हैं? तो क्या हो जाएगा? कितने राज्य में भी बीजेपी की सत्ता है? भाई बीजेपी से जुड़े हुए सवाल जो है ना भाइयों बहनों, वो पूछते रहते हैं ये, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ और आप इसको याद भी रखना। इसका आंसर हो जाएगा C, 22 राज्य में अभी हैं। जो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को हरा करके भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐतिहासिक जीत का संकेत दिया गया है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात NDA 22 राज्य विधानसभाओं में सत्ता में बताए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 14 राज्यों में सत्ता में है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली नई पार्टी को भार और केरल में वाम मोर्चे के पतन के बाद जो है वो राजनीतिक नक्शा बिल्कुल ही बदल गया है और पहली बार है ऐसा भारत में कि भारत के किसी भी राज्य में लेफ्ट विचारधारा की सरकार नहीं है, क्योंकि केरल में जो सरकार थी वो भी अब कांग्रेस और जो कांग्रेस का गठबंधन है UDF उसकी गवर्नमेंट है वहाँ पर। एक अगला सवाल है, तृणमूल कांग्रेस का गठन कब हुआ था भाइयों बहनों? तृणमूल कांग्रेस TMC जो है ये चर्चा में रहता है। तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी जो हैं उनकी पार्टी है यह, और इस पार्टी में भी टूट हो गई है अब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1998
1 जनवरी 1998, कांग्रेस से ही अलग होकर के बनी थी ये। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर के किया था। तृणमूल कांग्रेस से पहले पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कर रहे थे। वाम मोर्चे 1977 से 2011 लगभग में 34 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने इसी वाम शासन को हटाकर सत्ता प्राप्त की और 2011 से 2026 तक टीएमसी जो है यह शासन में रही है। 1977 से पहले कांग्रेस का शासन था, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। तो कांग्रेस से सारे भाग करके आ गए थे सीपीआई में, सीपीआई सारे भाग करके जब पार्टी हारी तो कहाँ गए? टीएमसी में। अब टीएमसी जब हार गई तो सारे भाग करके कहाँ रहे? बीजेपी में। तो बंगाल में भागने का कल्चर बहुत पुराना है ये सब पार्टियों में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। 111 हैं क्या? भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग बताए गए हैं। 14,500 मीटर में नौका चलने वाला जलमार्ग है क्या? देखिए दक्षिण की नदियों में तो नौका चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका टेरेन ऊपर नीचे वाला है और पठारी भागों से गुजरती है। उत्तर की भारत में ही नौकाएं चल सकती है, दक्षिण भारत के कोस्टल इलाकों में चल सकती है, या छोटे छोटे इलाकों में चल सकती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। अंतर्देशीय जलमार्ग भारत की आपूर्ति श्रृंखला को सस्ता, अधिक दक्ष बनाते हैं। 2016 में 111 घोषित किया गया। 14,500 किलोमीटर के करीब में नौगम्य जलमार्ग अपने देश में मौजूद हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। मिशन दृष्टि इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या भारत में प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट बना रही है? इसे भारतीय प्रक्षेपण यान से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बताइए मुझे। कब का है भाई? तो 6 मई का करंट है ये। पहला सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। मिशन दृष्टि बेंगलोर स्थित गैलेक्सी एआई, या जिसको गैलेक्स एआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्स एआई द्वारा विकसित 190 किलोग्राम का निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे 3 मई 2026 को अमेरिका कैलिफोर्निया स्थित वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स के, जो एलन मस्क का स्पेस एक्स है, उसके फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह विश्व का पहला ऑप्टोसार उपग्रह बताया गया है, जिसमें प्रकाशीय और रडार आधारित सेंसरों का संयुक्त होगा। ऑप्टोसार मतलब ऑप्टिकल और जो सैटेलाइट आधारित जो होता है वो दोनों प्रकार के सेंसर होंगे। सैटेलाइट में एक ऑप्टिकल होता है और एक जो बिना ऑप्टिकल वाले सेंसर्स होते हैं। दोनों प्रकार के सेंसर इसमें लगाए गए हैं। ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह इसीलिए इसको कहा जा रहा है। ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल दोनों प्रकार के इसमें रेंज के लगाए गए हैं सेंसर्स, जिससे पृथ्वी का अवलोकन बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कहाँ से किया गया, ये हर चीज़ को याद रखना है। ऑप्टोसार तकनीक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? ऑप्टिकल एंड रडार बेस्ड दोनों तरीके का इसमें क्या है? सेंसर लगा हुआ है। यह केवल दिन में सूर्य के प्रकाश में चित्र ले सकती है। यह प्रकाशीय सेंसर कृत्रिम छिद्र रडार को एक ही मंच पर जोड़ती है। यह केवल संचार उपग्रहों पर प्रयुक्त तकनीक है। यह बादलों और अंधेरों में चित्र लेने में असमर्थ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्टोसार का? इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्टोसार तकनीक प्रकाशीय सेंसर व कृत्रिम छिद्र रडार, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? कंबाइंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स एंड सिंथेटिक एपर्चर रडार। सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्टिकल मतलब लाइट सेंसर, एंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, इन दोनों को कंबाइंड कर देती है, जिसके कारण से यह अद्भुत क्षमता से युक्त हो जाती है। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है।
एक ही परिचालन मंच पर जोड़ती है। प्रकाशीय सेंसर दिन में उच्च गुणवत्ता की तस्वीर देते हैं, जबकि जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है ये जब दिन का समय नहीं रहता है या अंधेरा रहता है, बादल रहे, धुआं रहे, वैसी स्थिति में यह हमें बेहतर चित्र दे सकती है। तो इसलिए यह दोनों समय में बहुत ही बेहतर काम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2026। तो जजों की संख्या जो है वो बढ़ा दिया गया है, 34 से बढ़ा करके 38 कर दिया गया है। जजों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ा करके 38 करने के उद्देश्य से संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कौन कर सकता है? तो हमारी संसद इसे बढ़ा सकती है। इसका एक कारण स्थायी संविधान पीठ की आवश्यकता और बड़ी पीठों के बैठकों में नियमित मामलों में सुनवाई के कारण से संख्याओं को बढ़ाया गया है। अब 34 से बढ़ाकर अर्थात 33 + 1 से बढ़ा करके 37 + 1 कर दिया गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और जल्दी हो पाए। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है क्या? ऐसा है क्या? संसद साधारण कानून बना करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर केवल सही है, पहला गलत है। अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वो कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सके। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 बनाया गया है, जिसमें समय समय पर हम लोग संशोधन कर करके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाते हैं। कुछ दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था कि किसके नाम के सामने माननीय लगाना है और किसके में माननीय नहीं लगाना है। निम्नलिखित में किसके लिए माननीय उपाधि का उपयोग प्रोटोकॉल के अनुसार उचित नहीं है? तो जिलाधिकारी माननीय नहीं होते, मिस्टर और मिसेज हो सकते हैं। माननीय होने के लिए आपको विधायक या मंत्री संतरी बनना पड़ेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माननीय उपाधि उन संवैधानिक पदाधिकारियों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। ये याद रखिएगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था। राज्य के संप्रभु कार्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे मंत्री, सांसद, विधायक, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सदनों के पीठासीन अधिकारी, इनको केवल माननीय लगा सकते हैं। लोक सेवक चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, माननीय कहलाने के हकदार नहीं है। श्री और सुश्री जैसे ही शब्दों से उनको संबोधित किया जाएगा, ऑनरेबल उनको नहीं कहा जाएगा। सोचिए, आप इतना पढ़ लिख के जाएंगे तो आप सुश्री कहलाएंगे या श्री कहलाएंगे, और माननीय विधायक जी के सम्मान में आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके विभाग का जो सचिव होगा ना, वो विधायक के सामने का मतलब समान ओहदे का वो होते हैं। सचिव भी विधायक से नीचे ही होते हैं। बोधगया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोधगया बिहार के गया जिले में स्थित है। महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल सही है, दोनों बहुत आसान सवाल था। म्यांमार के डिक्टेटर, सैन्य डिक्टेटर जो हैं, भारत यात्रा पर आए थे। वियतनाम के जो चांसलर हैं वो भी भारत यात्रा पर आए थे, और इन सब ने बोधगया की विजिट भी किया था। बोधगया बिहार के गया जिले में स्थित है। सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 2002 में इसको यूनेस्को का दर्जा भी दिया गया था। निम्नलिखित पर विचार करें। वियतनाम के उत्तर में चीन, वियतनाम के सबसे लंबी स्थानीय सीमा लाओस से लगती है। वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर है। कौन से युग में उपरोक्त में से सही दिए हुए हैं? छोटा सा सवाल है, लेकिन बड़ा ही इफेक्टिव सा सवाल है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 8 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोचीन प्रायद्वीप पर स्थित है। उत्तर में चीन, पश्चिम उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया। वियतनाम अपनी सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा लाओस के साथ साझा करता है। इसके पूर्व और दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर स्थित है, जिसे वियतनाम में पूर्वी सागर कहा जाता है। वियतनाम में दक्षिणी चीन सागर को साउथ चाइना सी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट सी। पिरेली कैलेंडर 2027 संस्करण का मुख्य विषय किस देश पर केंद्रित बताया गया है? पिरेली कैलेंडर बहुत फेमस है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत पर विषय केंद्रित रखा गया है। और रघु राय जो हैं, जो फोटोग्राफर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पिरेली कैलेंडर जो है ये मार्केट में नहीं बिकता है। अरबपति लोग जो हैं वो ही बस ख़रीद सकते हैं और गिफ्ट पर्पस से ही दे सकते हैं। मार्केट में जाकर कोई भी नहीं खरीद सकता है ये। तो पिरेली कैलेंडर 2027 संस्करण भारत पर केंद्रित बताया गया है। इस संस्करण से भारतीय फोटोग्राफर रघु राय, अवनी राय का नाम जुड़ा है।
पिरेली कैलेंडर की शुरुआत 1964 में इटली की टायर कंपनी पिरेली ने की थी। यह आम जनता के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं होता, बल्कि सीमित कॉरपोरेट उपहार के रूप में ही दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को यह प्राप्त होता है और वही खरीदती हैं और वही उपहार के स्वरूप में ही देती हैं। यह बिकता नहीं है। पिरेली कैलेंडर बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। रघु राय को इस बार उस पर दिखाया जाएगा, उनके फ़ोटोज़ को। हालिया हंता वायरस प्रकोप किस जहाज़ से जुड़ा हुआ है? आपको अगर याद हो, एक जहाज़ पर हंता वायरस फैल गया था। MV होंडियस, INS विक्रांत, MV एवर गिवन, क्वीन मैरी द्वितीय कौन से जहाज़ से जुड़ा हुआ है? तो MV होंडियस से जुड़ा हुआ है। हंता वायरस का हालिया प्रकोप डच क्रूज जहाज़ MV होंडियस से जुड़ा। यह जहाज़ अर्जेंटीना से स्पेन जा रहा था। केप वर्डे के पास खड़ा था, क्योंकि इसको खड़ा कर दिया गया क्योंकि इस पर हंता वायरस मिले। इस प्रकोप में 3 लोगों की मृत्यु हुई। गंभीर मरीजों को नीदरलैंड भेजा गया। जांच में अर्जेंटीना के उसुआया में कृंतकों के संपर्क को संभावित स्रोत माना गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हंता वायरस मुख्य रूप से संक्रमित कृंतकों के मूत्र, मल, लार के संपर्क से फैलता है। हंता वायरस सामान्यतः कोविड-19 की तरह मनुष्य से मनुष्य में तेजी से फैलता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या हल करेंगे इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। हंता वायरस कृंतक जनित विषाणुओं का समूह है। मनुष्य में संक्रमण मुख्यतः संक्रमित चूहों से ही यह आ सकता है। उनके दूषित हवा में सांस लेने से होता है। सामान्यतः मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता। अर्जेंटीना और चिली में पाए गए एंडीज स्ट्रेन, कौन सा? एंडीज स्ट्रेन मानव से मानव प्रसार दुर्लभ मामले मिले हैं। हमें जो अर्जेंटीना में मिला ना एक, उसी में केवल हमने देखा कि यह भाई मानव से मानव में फैल रहा है और इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। अगर 2 आदमी को हुआ तो एक ज़रूर मर जाएगा। जबकि कोरोना में क्या था, 100 को हो गया तो उसमें से 0.5 से 1 आदमी की मृत्यु होती थी। तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, जबकि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। न्यू वर्ल्ड हंता वायरस, फुफ्फुसीय सिंड्रोम। ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस, रक्तस्रावी बुखार, गुर्दा सिंड्रोम। न्यू वर्ल्ड हंता वायरस मुख्यतः यूरोप, अफ्रीका और एशिया। कौन सा सही इसमें से युग्म दिया हुआ है? इसको मैच करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा गलत है। न्यू वर्ल्ड हंता वायरस मुख्यतः पश्चिमी गोलार्ध यानी अमेरिका में पाया जाता है। हंता वायरस फुफ्फुसीय सिंड्रोम का कारण बनता है। यह अपेक्षाकृत अधिक घातक हो सकता है। ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस यूरोप, अफ्रीका, एशिया से जुड़ा है और रक्तस्रावी बुखार या गुर्दा सिंड्रोम यह फैलाता है, इसलिए तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। ओल्ड वर्ल्ड जो हंता वायरस है वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जुड़ा हुआ है। केप वर्डे के बारे में अब सवाल है, जहाँ पर यह जहाज़ खड़ा था। यह पश्चिम अफ्रीका के तट से दूर मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। इसकी स्थलीय सीमा सेनेगल और गाम्बिया से लगती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। केप वर्डे पश्चिम अफ्रीका के तट से लगभग 570 किलोमीटर दूर मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। 10 ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। इसका कोई स्थलीय पड़ोसी नहीं है। इसके समुद्री पड़ोसियों में सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटानिया जैसे देश शामिल हैं। इसकी राजधानी प्राइसा है। भारतीय वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक किस लक्ष्य तक पहुंचाने की बात की गई है? तो भारत और वियतनाम ने कहा है कि 2030 तक हम $25 अरब का व्यापार करेंगे। $25 बिलियन के करीब तक व्यापार को हम ले जाएंगे। वियतनाम के राष्ट्र प्रमुख की भारत यात्रा हुई थी। भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता 2009 में हस्ताक्षर हुए थे। क्या यह सही है? भारत आसियान के साथ व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2013 के $8 अरब से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में $45 अरब हो गया है। क्या ये भी सही है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। भारत आसियान 2009 में हस्ताक्षरित हुआ था व्यापार समझौता। अब इसे अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है, इसलिए भारत इसे अपग्रेड करना चाहता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगजनों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी है। किसे हम दिव्यांग कहेंगे? जिनके कुछ भी शरीर में इस प्रकार की दिव्यांगता होती, किसे कहा जाएगा? तो उसमें 7 थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है। क्या ये सही है? इस अधिनियम में एसिड अटैक पीड़ितों को मान्यता प्राप्त दिव्यांग की श्रेणी में शामिल
नहीं किया गया है। क्या एसिड अटैक को दिव्यांग माना जाता है क्या? कि अगर एसिड अटैक को दिव्यांग माना जाएगा तो बहुत सारे दिव्यांग हो जाएंगे। क्या ये सही है स्टेटमेंट? अंदाज़ा लगाइए ज़रा। इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात पहला सही है, दूसरा गलत है। एसिड अटैक को भी माना जाता है। कुछ दिन पहले जो मैंने बताया था आपको पढ़ाने के दौरान, वो ये था कि एसिड अटैक में केवल बाहरी बर्न नहीं देखा जाएगा अब, बल्कि कई सारे महिलाओं को या कई सारे एसिड अटैक में ये हुआ है कि उनको एसिड पिला दिया गया, जिससे बाहर से तो सही दिख रही हैं लेकिन अंदर के उनके अंग जल गए हैं, तो उन्हें भी दिव्यांग की कैटेगरी में रखा गया था। इसीलिए यह न्यूज़ चर्चा में था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से 1995 पुराने कानून का स्थान लिया। इसने मान्यता प्राप्त दिव्यांगों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4%, उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। एसिड अटैक पीड़ितों को भी मान्यता प्राप्त दिव्यांगों में शामिल किया गया है। अम्मा अरियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जॉन अब्राहम द्वारा निर्देशित 1986 की मलयालम फिल्म है। चर्चा में रहा है गुरु, ये आज की फिल्म नहीं है। ये फिल्म पूरी दुनिया में प्रचारित हुई थी, सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि गांव-गांव में सबको दिखाया था कम्युनिस्टों ने घूम घूम के। इसके पुनर्स्थापित संस्करण का, इसके चौथे पुनर्स्थापित संस्करण का 4K मतलब कि हाई डेफिनेशन 4K पुनर्स्थापित संस्करण का कान फिल्म महोत्सव 2026 के कान क्लासिक्स खंड में चुना गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही दिए हुए हैं। अम्मा अरियान जॉन अब्राहम यह फिल्म का नाम है। 1986 की ऐतिहासिक मलयालम फिल्म है जिसमें एक नक्सली की मृत्यु हो जाती है, तो उस नक्सली को उसके गांव ले जाने की पूरी यात्रा की कहानी है। इसका 4K पुनर्स्थापित संस्करण कान फिल्म महोत्सव के 2026 में कान क्लासिक्स खंड में विश्व प्रीमियर के लिए चुना गया। इसे फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने ओडेसा कलेक्टिव के सहयोग से इटली की प्रयोगशाला में पुनर्स्थापित किया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। टेड टर्नर किस संस्था की स्थापना के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो इनकी मृत्यु हो गई। ये CNN के संस्थापकों में से एक थे, दुनिया के प्रमुख पत्रकार। इनकी मृत्यु हो गई। 1980 में उन्होंने CNN की स्थापना की थी। बाद में CNN हेडलाइन न्यूज़ और कई सारी चीज़ों का उन्होंने स्थापना किया। तो 1996 में टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का टाइम वार्नर से विलय भी हो गया था। इनकी मृत्यु हो गई। CNN के संस्थापक थे, बस ये याद रखना है। निम्न से कौन सा तमिलनाडु से संबंधित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? हमने तमिलनाडु के यूनेस्को धरोहर स्थलों को भी पढ़ा था क्योंकि वहाँ पर इस बार इलेक्शन हुआ है। अजंता गुफाएं यह महाराष्ट्र में है। बाकी महाबलीपुरम के स्मारक, महान जीवित चोल मंदिर, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ये सब के सब तमिलनाडु के यूनेस्को स्थल हैं। महाबलीपुरम स्मारकों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। ये स्मारक मुख्यतः पल्लव राजवंश से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है ये 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था और किन से जुड़े हुए हैं ये महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम भी कहा जाता है? मामल्ला के नाम पर, नरसिंह वर्मन के नाम पर इसको मामल्ला उनको कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों सही है यहाँ पर। महाबलीपुरम के स्मारक 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव शासक विशेष रूप से नरसिंह वर्मन प्रथम से जुड़े हैं। ये कोरोमंडल तट पर स्थित हैं। पंचरथ गुफा मंदिर, तटीय मंदिर, अर्जुन की तपस्या जैसे विशाल चट्टानी नक्काशी के लिए फेमस है। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और द्रविड़ शैली के मंदिर से पहले जो मंदिरों की शैली थी तमिलनाडु में, वो यही थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम। दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर राजराजा चोल द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी के सभी सही मैच हैं, सभी मैच हैं। हमने चोल के बारे में इसलिए पढ़ा था क्योंकि यह चर्चा में भी था। महान जीवित चोल मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर और सभी मंदिरें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे की विशेषता क्या है जो यूनेस्को में शामिल है? इसकी विशेषता है यह भारत का एकमात्र रैक रेलवे है। इंडियाज़ ओनली रैक रेलवे इसको कहा जाता है। नीलगिरी पर्वतीय 1908 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई ऐतिहासिक मीटर गेज रेलवे है। तमिलनाडु के
मुट्टपल्लियम को ऊटी से जोड़ती है। मेटुपल्लियम है या मत्तुपल्लियम बोलिए इसको, उसको ऊटी से जोड़ती है। ऊटी का नाम तो सुना होगा, है ना, उड़न मंगलम भी कहते हैं उसको। 2005 भारत के पर्वतीय रेल मार्गों को यूनेस्को द्वारा विस्तारित के रूप में शामिल किया गया। इसकी विशेषता रैक और पिनियन प्रणाली, जिसके कारण यह खारी पहाड़ी ढलानों पर चढ़ सकती है। तो रैक प्रणाली वाली यह भारत की इकलौती ट्रेन है, बहुत सुंदर है, यह बहुत प्रसिद्ध भी है। अनूप बरवाल फैसला 2023 में कानून बनने तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए किस समिति का निर्देश दिया गया था? तो ये प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से बनी समिति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चयन करेगी, सीसी का चयन करेगी। लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया, इस फैसले को पलट दिया और सरकार ने एक्ट बनाया जिसके जरिए प्रधानमंत्री, एलओपी, लोकसभा विपक्ष के नेता और कोई एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो मिलकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चयन करते हैं। अटलांटिक मेडिटेरेनियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह अटलांटिक महासागर के विशाल समुद्री धारा प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से गर्म और खारा पानी उत्तर की ओर ले जाती है, मतलब विषुवत की पार तरफ से उत्तर की ओर ले जाती है। नई शोध के अनुसार 2100 तक 59% तक धीमी हो सकती है यह प्रणाली, इसीलिए हमने पढ़ा ही था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये जो समुद्री करंट है धीरे धीरे करके धीमी हो रही है, यही इसमें कहा जा रहा था, इसके कारण से हमने पढ़ा था। अब कुछ समुद्री जलधाराएँ हैं, इसका पहचान करना है आपको। गल्फ स्ट्रीम गल्फ जलधारा, नेब्रारोल जलधारा ठंडी जलधारा, कनारी की जलधारा गर्म जलधारा। कौन सा सही दिया हुआ है? सही से चयन करें, याद जरूर रख लें। आंसर भले आपको पता हो नहीं पता हो, गेस कर सकते हैं। 1 और 2 सही दिया हुआ है, तीसरा गलत है। यहाँ पर कनारी जलधारा को गर्म जलधारा बताना यहाँ पर गलत है, या एक ठंडी जलधारा है, तो इसलिए 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा ठंडी जलधारा ये गलत है। ब्राज़ील जलधारा गर्म जलधारा, वेनेजुएला के जलधारा ठंडी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट है ये। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा जो है यह एक गर्म जलधारा है। निम्नलिखित पर विचार करें। डीआरडीओ ने हैदराबाद स्थित परीक्षण सुविधा में सक्रिय रूप से ठंडे किए गए स्क्रैमजेट पूर्णाकार दहन कक्ष का 1200 सेकंड का सफल परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट इंजन उड़ान के दौरान अपने साथ रखे गए द्रव ऑक्सीजन पर निर्भर रहता है और वायुमंडलीय हवा का उपयोग नहीं करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात पहला तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक जो बना रही है डीआरडीओ, उसी में यह बड़ा ही सफल परीक्षण हुआ है। स्क्रैमजेट पूर्णाकार दहन कक्ष 1200 सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण हैदराबाद में स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप परीक्षण सुविधा में किया गया। स्क्रैमजेट एक वायु श्वासी इंजन है जो वायुमंडल से हवा लेकर के ध्वनि से अधिक गति पर दहन की प्रक्रिया को बनाए रखता है। इसी कारण से इस लंबी अवधि की हाइपरसोनिक उड़ान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और हाइपरसोनिक जो हम मिसाइल बना रहे हैं उसके लिए यह क्या होगा? तो यह हमें मदद करेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तारा प्रणाली, साधारण बिना मार्गदर्शन वाले आयुध को सटीक निर्देशित आयुध में बदलने वाली स्वदेशी गाइडेड प्रणाली। तारा उसका नाम है। एक नॉर्मल बम है, उस पर अगर ये सिस्टम बांध दिया जाए तो वो बम जो हो जाएगा वो गाइडेड बम हो जाएगा। अब उसको हम जिस टारगेट पर फेंकेंगे उसी पर जाएगा वो। तारा प्रणाली वही है क्या? MIRV तकनीक, एक ही मिसाइल से कई स्वतंत्र लक्ष्यों पर अलग अलग पेलोड पहुंचाने की क्षमता। अग्नि मिसाइल का हालिया परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर तीनों सही है, जिसमें से आपको याद जो रखना है वो TARA प्रणाली के बारे में याद रखना है, जिसको तारा प्रणाली भी कहा जा रहा है। टैक्टिकल एडवांस रेंज अगुमेंटेशन, टैक्टिकल एडवांस रेंज अगुमेंटेशन। ये एक स्वदेशी गाइड आयुध प्रणाली है, जिसे पारंपरिक बिना मार्गदर्शन वाले आयुध या बम के साथ, एक बम है, नॉर्मल बम है, जिसको ड्रॉप करने पर वो फटता है। लेकिन अगर हम इस पर TARA वाला प्रणाली लगा देंगे, जो हम लगा रहे हैं, हमने बनाया है इसे, हमने बनाया है, तो उसके बाद से ये बम गाइडेड बम हो जाएगा। हम जहाँ चाहेंगे, जिस टारगेट पर चाहेंगे, उसी पर जाकर यह हिट करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। इससे वायुसेना की सुरक्षित दूरी से प्रहार करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
1942 में लॉर्ड एलनबरो ने अफगानिस्तान से लाए गए लकड़ी के दरवाजे को सोमनाथ मंदिर के मूल चंदन के दरवाजे बताए थे। यह चर्चा में था, न्यूज़ में हमने पढ़ा था इसके। बाद की जांच में दरवाजे चंदन के बने और भारतीय नक्काशी वाले सिद्ध हुए थे। यह मूल जो सोमनाथ के दरवाज़ा है वो सिद्ध ही नहीं हुआ था। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। इसलिए चर्चा में था क्योंकि अंग्रेज़ों की हिंदू मुस्लिम को बांटने की नीति का यह हिस्सा हुआ करता था, जिसमें वो कोई दरवाज़ा उठा कर लाए अफ़गानिस्तान से। उन्होंने कहा कि यह सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा है, देखो मुस्लिम लूट करके गए थे, हम अंग्रेज़ तुम्हारे हितैषी, हम तुम्हें तुम्हारे ले करके आए हैं ये। लेकिन बाद में पता चला ये तो चंदन का नॉर्मल दरवाज़ा है, ये कोई सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा नहीं है ये। तो ये सब झूठ उस समय चर्चा में था। 1882 में अफ़गानिस्तान अभियान के दौरान अंग्रेज़ एक जोड़ी लकड़ी के दरवाजे गजनी से भारत लाए। लॉर्ड एलनबरो दावा किया कि सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा है, लेकिन वो सब कुछ झूठा साबित हुआ था। हाल ही में चर्चा में था, जिसके कारण से हमने इसे पढ़ा था। मद्रास चुनाव 51-52 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 375 सदस्यीय मद्रास विधानसभा में कांग्रेस ने 152 सीटें जीती, लेकिन पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी थी। 1951-52 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चुनाव जीतकर सीधे विधानसभा के निचले सदन से मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो सही है यहाँ पर, दूसरा गलत दिया हुआ है। 51-52 का मद्रास चुनाव भारत की शुरुआती संसदीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें खंडित जनादेश आया और पहली बार कोalition गवर्नमेंट बनी थी। 375 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस ने 152 सीटें जीती, पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही, कई निर्दलीय भी जीते। राजनीतिक गतिविधियों को तोड़ने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नेतृत्व के लिए चुना गया। वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें विधान परिषद में मनोनीत कर मुख्यमंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू ने इस प्रक्रिया पर संवैधानिक आपत्ति और असहजता व्यक्त की थी। इसके कारण से यह चर्चा में था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। भारत पहले कक्षीय आंकड़ा केंद्र उपग्रह के रूप में विकसित किए जा रहे पाथफाइंडर से कौन सी संस्थाएं जुड़ी हैं? भारत के पहले कक्षीय आंकड़ा केंद्र मतलब ऑर्बिट में डेटा सेंटर बना रहे हैं हम। हिंदी ऐसा ही रहेगा, बीपीएससी के पेपर में भी, यूपीएससी में यही रहेगा। डेटा सेंटर को आंकड़ा केंद्र कह देंगे, ठीक है। तो हम डेटा सेंटर ऑर्बिट में बना रहे हैं, स्पेस में बना रहे हैं। तो पूछ रहे कौन सी संस्थाएं उससे जुड़ी हुई है, बस उसका नाम है पाथफाइंडर। इसका आंसर हो जाएगा बी, पिक्सेल और सर्वम एआई इसमें शामिल है। पाथफाइंडर को भारत के पहले ऑर्बिट में डेटा सेंटर विकसित करने की घोषणा की गई। ये पहल बेंगलोर स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पिक्सेल और सर्वम एआई जो है वो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं इस चीज़ पर। 2024 के कथित पेपर लीक के बाद से केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो नीट पेपर लीक के बाद से के राधाकृष्णन के नेतृत्व में परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की थी क्या 2024 में नीट पेपर लीक के दौरान? समिति ने पेन पेपर परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर बदलाव, 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की स्थिति में बहुसत्र परीक्षा की सिफारिश भी की थी। ये मैंने पढ़ाया हुआ है नीट पेपर लीक और इन चीज़ों के बारे में। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही दिए हुए हैं। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता बड़ा मुद्दा बना। 2024 में ये समिति गठित की गई थी, जिसने इस प्रकार के अपने सुझाव भी रखे थे। यह आज का आखिरी सवाल होगा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया। इसने पहली बार ग्रामीण और शहरी भारत को मासिक आधार पर कवर किया। 2025 में 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोजगारी दर 3.1% थी, जो राष्ट्रीय औसत 9.9% से कम थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे। इस सर्वेक्षण में पहली बार पुराने जुलाई जून चक्र से हट करके ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र को मासिक आधार पर कवर किया गया है। समग्र बेरोजगारी 2022 के 3.6% से घट करके 2025 में 3.1% हुई है, लेकिन युवा बेरोजगारी गंभीर चिंता की रही है। इसमें 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी 9.9% था, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। शहरी युवाओं महिलाओं में यह दर 18.9% बताई गई है। तो इसको याद रखिएगा, ये 10 नंबर सवाल था और यही आज का आखिरी सवाल है। अब अगले सेक्शन में हम लोग अगले जो हिस्सा होगा वीडियो का मई का, उसमें हम लोग इसी प्रकार से और सवाल कर लेंगे और आपका एंड हो जाएगा मई का करंट अफेयर। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर ही बताइएगा।
पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।